हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ट्रेन करेंगे अपना पहला न्यूरल नेटवर्क पायटॉर्च में, जो कि प्रोडक्शन लेवल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो आज भी बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं अपने न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम जो है न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन कर सकते हैं पाइथन में डायरेक्टली, ठीक है। बट कन्वीनियंस कोड के लिए हम पायटॉर्च में इसको ट्रेन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी लिखी हुई लाइब्रेरी जो जिसको हम माइक्रोग्रेड बोलते हैं उसमें हम ट्रेन कर पाए थे, जो कि एक स्केलर लेवल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क था। ये एक टेंसर लेवल डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है। वहाँ पर तुम सिर्फ नंबर्स बना सकते थे, यहाँ पर तुम एंटायर टेंसेस बना सकते हो, ठीक है। पायटॉर्च की हिस्ट्री जो है और उसके बेसिक ऑपरेशंस मैंने कवर करे थे पिछले से पिछले लेक्चर में, तो आज हम इन चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो आज थोड़ा सा अलग लग सकता है। बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैं सेम लेक्चर में, लेक्चर नंबर 24 में ही जो है पायटॉर्च की ट्रेनिंग बताना चाहता था। तो पहली बुरी चीज़ तो ये कि जब मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करा तो उसमें जब मैं पाई टॉर्च का हिस्सा रिकॉर्ड करने लगा तो उसकी वीडियो अटक गई, तो जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया और उसके बाद मेरा मैकबुक ही क्रैश हो गया, जिसकी वजह से आज तुम सेटिंग्स में भी देखोगे थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ लेक्चर 25 दिख रहा होगा और मेरे ये भी दिक्कत हो गया कि मैंने लेक्चर 21, 22, 23, 24 के कोड नहीं डाले। तो मुझे फिर से जब तक मुझे पुराना मैकबुक से डेटा नहीं मिल जाता तब तक जो है मुझे या तो मैं वेट करूं थोड़ा कि जब मुझे उस मैकबुक से डेटा मिल जाए तभी जो है मैं अपलोड करूं, या फिर मैं दोबारा से लेक्चर देखकर जल्दी से उनको कोड करके कर दूंगा। तो मतलब आपको थोड़ा सा 21, 23, 24 में अलग सा दिख सकते हैं कोड जो आपने लेक्चर में देखे होंगे उससे। तो चलो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली शुरू करेंगे सेम कोड। अगर तुम ध्यान से देखोगे पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर करा था, हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं पहला अपना न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना चाहता हूँ। जो ये पहला न्यूरल नेटवर्क है इसके 4 एग्जाम्पल है इनपुट में, और हर एक एग्जाम्पल का हर एक आउटपुट हमारे पास पहले से हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, 3 इनपुट लेता है, 4, 4 का मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बनाया था और आखिरी में एक जो है हमें आउटपुट देता है। अगर किसी को याद नहीं है कि 3441 का मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन कैसे मिलता है, और ये नोट्स में अटैच कर दूंगा। तो ये था हमारा न्यूरल नेटवर्क जो 3 इनपुट लेता है, ठीक है। जो बेसिकली 3 का इनपुट लेता है, ये 3 का इनपुट लेता है और ये 4,4 इसमें जाता है और ये एक आउटपुट देता है, ठीक है। इनिशियली ये कुछ भी आउटपुट दे सकता है, इनिशियली ये कुछ भी आउटपुट दे सकता है, मतलब ये चेक करने के लिए होता है कि कहीं वीडियो अटक तो नहीं गई, कि ये जो है ये आउटपुट जो दे रहा है क्या ये इस आउटपुट से मैच कर रहा है। कि भाई अगर मैं 2, 3, -1 दूंगा तो करंटली तो कुछ, जब तक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन नहीं होगा तो कुछ रैंडम वैल्यू आएगी, और जब वो ट्रेन हो जाएगा तो 1 के आसपास आएगा, फिर -1, -1, 1, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रिग्रेशन टास्क की तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, कंटिन्यूस नंबर्स। तो जब तुमने पिछला नेटवर्क ट्रेन करा था तो तुमने जो है अपनी लिखी हुई लाइब्रेरी, जो तुमने पिछले 24 लेक्चर्स में अपनी लिखी हुई लाइब्रेरी लिखी, जिसमें हमने वैल्यू क्लास इंप्लीमेंट करा था, इंजन इंप्लीमेंट करा था, और हमने मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को इंप्लीमेंट करा था, और उसके बाद जो है हमने इसको प्योर स्क्रैच से पाइथन में हमने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करा था। आज की इस क्लास में हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ सेम इम्प्लीमेंटेशन, जो एग्जैक्ट सेम इम्प्लीमेंटेशन हमने पिछली क्लास में करी थी, इस सेम एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन को हम पायटॉर्च में कैसे कर सकते हैं, ये है अपना अगला सवाल। क्यों? क्योंकि आप इस, ये तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, असलियत में आप पायटॉर्च में चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। पर हाँ, जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो मैं जब मतलब एक एक बारी तो मैं सब कुछ पाइथन में ही इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, एक एक बारी मैं सब कुछ पाइथन में ही इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, और स्क्रैच से पाइथन में ही करूँगा, माइक्रोग्रेड का इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। फिर माइक्रोग्रेड से भी करके दिखाऊंगा और फिर पायटॉर्च से भी करके दिखाऊंगा। तो जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम CNN, RNN, बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल, MLP, LSTM, GRU देखेंगे, तो मैं उसमें पाइथन से स्क्रैच से जो है इस लाइब्रेरी में, माइक्रोग्रेड में और पायटॉर्च तीनों में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लैरिटी पर आ जाएँ। और जब हम ट्रांसफॉर्मर, ChatGPT जैसा मॉडल छोटे स्केल पर इम्प्लीमेंट करेंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पर भी मैं प्योर पाइथन में मतलब वहाँ पर भी मैं प्योर जो है माइक्रोग्रेड में और इसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। माइक्रोग्रेड को मैं बेसिकली पाइथन में ही कहता हूँ, क्योंकि जो है हमने सिर्फ 2 क्लास लिखी हैं बेसिक सी स्केलर लेवल पे, जो कि एक आसान वर्जन है पायटॉर्च का, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करा था और हमने प्रेडिक्शंस निकाले थे। हमने फॉरवर्ड पास करनी होती है, फिर लॉस निकालना होता है, लॉस प्रिंट करो, लॉगिंग करो, सबको जीरो कर दो। जीरो सबको याद है क्यों करते हैं, वरना एक पास हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, वरना पिछले जो एग्जाम्पल्स थे उनका भी ग्रेडियंट एक्यूमुलेट होता रहता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में पता चला कि अच्छे से काम नहीं करता है, तो ये हम जो है इसलिए इसको 0.0 कर देते हैं। और फिर जो है बैकवर्ड पास करा, और फिर जो है हमने वेट्स को अपडेट किया। आज की इस क्लास में हम जो है सीखेंगे कि ये सेम टू सेम चीज़ मैं कैसे जो है इसको पायटॉर्च में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ को मैं पायटॉर्च में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आज का लेक्चर काफ़ी छोटा रहेगा,
तो तुम इंपोर्ट करो टॉर्च, और उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे अपने लिखे हुए का और इसमें लिखे हुए का कि कितने सिमिलर है। तुम टॉर्च को इंपोर्ट करो और टॉर्च में तुम उसका इंजन इंपोर्ट करो एन। अब पाई टॉर्च में क्या होता है कि तुम्हें सबको पता है कि एक टेंसर कैसे बनता है, 2.0 3.0 -1। ठीक है, तो क्या ये एक टेंसर है, क्या इसकी शेप है, ठीक है, इसका क्या डेटा टाइप है पता है, एक्सेस डॉट टी टाइप। तो एक फ्लोट 32 का इंटीजर है, ये इसका साइज 3 है, ये एक वन डायमेंशनल टेंसर है, वन डायमेंशनल क्योंकि 3 आ रहा है सिर्फ। ठीक है, अब जो है ये बेसिक चीज़ें सबको पता ही है। तो मेरे पास इनपुट जो है वो कैसा था, मेरे पास इनपुट जो है वो कैसा था, इनपुट क्या ये था, क्या ये एक 2D टेंसर है, जवाब है हाँ। तो टॉर्च डॉट टेंसर, और तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं एक्सेस का शेप जान सकता हूँ, तो इसका शेप है कि 4 एग्जाम्पल है मेरे पास, हर एग्जाम्पल के 3 रोज हैं, 3 इनपुट लेगा न्यूरल नेटवर्क में, एक आउटपुट देगा 1 -1 -1 जो भी हम चाहते हैं इनपुट के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद जो है मेरे पास वाई एस है, ये एक जो है टेंसर होगा, ठीक है, ये बन के आ गया है। वाई एस का शेप क्या है, अब देखो जब भी तुम पाई टॉर्च में डील करते हो ना, तो हमें जो है डायमेंशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। डायमेंशंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है सब चीज़ें लोटपोट हो जाएंगी जब तुम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल में चीज़ों को डील करोगे, क्योंकि बैचेस आ जाएंगे, उसके अंदर रैंडमनेस आ जाएगा, उसके अंदर एम्बेडिंग्स के डायमेंशन आ जाएंगे, वर्ड के डायमेंशन आ जाएंगे, तो काफ़ी लफड़ा हो सकता है। तो उसके लिए जो है पाई टॉर्च में एक चीज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग। तो जो वो ब्रॉडकास्टिंग है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे जब वो रिक्वायरमेंट होगी। आज के इस लेक्चर में ब्रॉडकास्टिंग की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यहाँ पर जब मैं कर रहा हूँ कि ये शेप 4 ये एक 2D वेक्टर है जिसकी हर रो में 3 एग्जाम्पल हैं, ये एक 1D वेक्टर है जिसके 4 आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम सिंपल क्या, तुम ये शेप याद रखना, टॉर्च की शेप है ये। अब क्योंकि ये एक टेंसर लेवल लाइब्रेरी है, तो जब तुम अपनी लाइब्रेरी में फॉरवर्ड पास कर रहे थे, जब तुम फॉरवर्ड पास कर रहे थे तो तुम ऐसे करते थे, ठीक है। चलो रुक जाओ एक सेकंड, उससे पहले क्या करते थे, मॉडल इनिशियलाइज करते थे। तो जब आपको मॉडल इनिशियलाइज करना होता था, चलिए मैं गिर गया सीढ़ियों से जल्दबाजी में, तो दर्द हो रहा है। तो जब मैं एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बना रहा था, तो 3 इनपुट लेता है और 4,4 का न्यूरल नेटवर्क होता है और 1 आउटपुट में देता है, ठीक है, ये था। तो ये सेम चीज़, ये वाली लाइन जो है, ये मैं पाई टॉर्च में कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ। अगर किसी को मेरा इंजन ध्यान से याद है तो सबको इंजन कह रहा हूँ सॉरी, न्यू NN.py याद है तो सबको याद होगा कि हम जो है फॉरवर्ड पास करते हैं, फॉरवर्ड पास करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पास करने के बाद हम जो है एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू लगाते हैं। अब ये मेरी लाइब्रेरी थी तो मैंने इसको कह दिया था कि रेल्यू लगाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेल्यू यूज होता है। बट क्या रेल्यू यूज़ करना चाहिए था, डायरेक्टली नहीं। तुम्हें एज अ डिज़ाइन पर्सन, एज एन आर्किटेक्ट, तुम्हें उनको चॉइस देना चाहिए था कि तुम रेल्यू यूज़ करना चाहोगे, टैन है, चिली की है रेल्यू, क्या यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। अब जब तुम ये चीज़ समझे कि तुम क्या यूज़ करना चाहते थे, तो इसका मतलब पाई टॉर्च में MLP जैसा नहीं होता है कुछ, पाई टॉर्च में होता है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल करके एक होता है, तुम देखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं इसका पहले इक्विवेलेंट लिखता हूँ, तो जो ये लिखा हुआ है ना 3441, मैं इसका पहले इक्विवेलेंट लिख दूँ, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँगा। तो मैं कहता हूँ मेरा मॉडल जो है NN.sequential, तो ये एक लेयर एक बारी में बनाता है, तो 3,4 की एक लेयर बना दो, 3 इनपुट का साइज़ था वो 4 में जाएगा, फिर जो है रेल्यू लगा दो, ठीक है, रेल्यू लगा दो, फिर जो है तुम 4,4 का एक बना दो, फिर जो है तुम रेल्यू लगा दो, और आखिरी वाले में हम रेल्यू नहीं लगाते, उसको जो है 4,1 कर दो। तो ये मेरा जो है मॉडल बन गया है। अब ये मॉडल 3,4 फिर रेल्यू, 4,4 फिर रेल्यू, 4,1 फिर आउटपुट, सिमिलर है इसके जो हमने लिखा था कि ये 3 का इनपुट लेगा, बट हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ज्यूम करी थी, 3 to 4 to 4 to 1 लीनियर लेयर होगी, हमने सिर्फ लीनियर लेयर्स करी थी, और भी तरीके की लेयर्स हो सकती हैं, तो इसलिए जो है हम सिर्फ 2 की बात करते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट की। अगर तुम जो है ध्यान से अगर आईपैड की स्क्रीन देखोगे तो तुम्हें याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात करी थी, किस चीज़ की, कि ये 3,4 का एक बक्सा है, ये पीले वाला 4,4 का एक ग्रीन वाला बक्सा है, और मेजेंटा वाला 4,1 का एक बक्सा है। अब अगर ये चीज़ जब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई 3,4 का, जब तो हमने 3,4 का एक लीनियर लेयर बनाई, उसके बाद हमने यहाँ रेल्यू करा, जो हमने देखा अपने उसमें NN.py में कि एग्जिस्ट करता है, तुम यहाँ tan h भी लगा सकते थे। फिर तुम्हारे पास सिमिलरली लीनियर लेयर आई 4,4 की, फिर तुमने रेल्यू लगाया, और फिर जो है फाइनली 4,1 की लीनियर लेयर तुम्हारे पास आ गई। तो रेल्यू के ऊपर आगे आएगी ना, तो वो अपने आप जो है चीज़ों को हैंडल कर लेगा। तो ये जो है इक्विवेलेंट है 3,441 के जो हमने पहले बनाया था। आई होप से समझ में आ गया होगा।
अब जो है उस चीज़ की बात करते हैं जिस चीज़ की मैं बात करना चाह रहा था। अब इतना ध्यान से इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। एन एन डॉट लीनियर करते हो तो क्या हो रहा होगा, 3,4 का एक टेंसर बनेगा और उसके अंदर तुम्हारे पास क्या होंगे, हर साइनैप्स पे वेट होंगे, मतलब टोटल कितने वेट होंगे, 12 वेट होंगे, और अगर बायस तुमने लिया है तो 16। ठीक है, तो 12 4 16। सिमिलर टू ऐसा हो रहा होगा कुछ, जब भी तुम एक लीनियर लेयर बनाते हो तो ये लेयर है, ठीक है, ये एक लीनियर लेयर ही है। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि जितने इनपुट लिए हैं, ठीक है, उतने न्यूरॉन्स बना दिए, ठीक है, और हर एक न्यूरॉन में जो है फॉरवर्ड पास कर दिए। जब एक न्यूरॉन पर आए तो हर एक न्यूरॉन में उतने वेट बना दिए जितने जो है मेरे पास इनपुट थे। तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, जब तुम 3,4 का बनाते हो तो 4 पे 3 वेट होंगे, हर 4 पे 3 3 वेट होंगे। अगर तुम डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें जो है चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके 3 वेट, इसके 3 वेट, इसके 3 वेट, इसके 3 वेट, तो हो गए ना 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 जो है बायस, तो हो गए ना 16। ठीक है, जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो अब जो है हम मॉडल बनाने के बाद अपना फॉरवर्ड पास करते हैं। तो फॉरवर्ड पास सभी को याद होगा क्या होता है, फॉरवर्ड पास मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा ऐसे। ठीक है, फॉरवर्ड पास मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा ऐसे। अब जो है फॉरवर्ड पास कैसे होगा, सेम वेरिएबल का इस्तेमाल कर लें, वाई प्रेड्स। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि वाई प्रेड्स इज एम ऑफ एक्सेस, ये मेरा फॉरवर्ड पास है। अब तुम कहोगे यार सर आपने तो यहाँ पर जो है पहले जब फॉरवर्ड पास करना था आपने तो फॉर एक्स इन एक्सेस करा फिर एम ऑफ एक्स करा, क्यों करा है मैंने यहाँ पर ऐसा, क्योंकि मैंने जो है जब फॉर एक्स इन एक्सेस में इनपुट के लिए करता था तो मैं एक भेजता था 2.0 और मैं कहता था एम ऑफ एक्स कर दो, तो ये मेरा स्केलर लेवल लाइब्रेरी था। मतलब जब मैं एम ऑफ एक्स भेज रहा था तो मैं एक वैल्यू ऑब्जेक्ट को भेज रहा था मॉडल के अंदर, क्योंकि तुम अगर एम देखोगे, तुम अगर एम को ध्यान से देखोगे तो वो जब नंबर ऑफ इनपुट लेता है, आउटपुट्स लेता है, लेयर्स बनाता है, और जब मैं फॉरवर्ड पास करता हूँ तो वो लेयर में अपडेट करता है। लेयर जो है यहाँ पर जो फॉरवर्ड पास करता है तो वो न्यूरॉन्स के पास जाता है, जब वो न्यूरॉन में फॉरवर्ड पास करता है तो यहाँ पर वे एक लेवल पे जो है मतलब एक एक करके जो है चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मुझे लूप लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्या करेगा कि ये हर एक का इनपुट लेगा, सॉरी एक एक उसका इनपुट लेगा और जो है वो क्योंकि देखो ये मेरा इनपुट है x, ठीक है, और ये मेरे w's हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देगा। तुमने अगर यहाँ पर देखा होगा तो पहले थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये x लेगा, x एरे लेगा, वेट का एरे लेगा, मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट और रिटर्न कर देगा। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम एरे ऑफ एरे दोगे कि 4 एग्जाम्पल एक साथ दिए तो 4 अपने आप बना के कर दे, वो ये हमारी लाइब्रेरी अभी नहीं कर सकती, बट सपोर्ट डालना बहुत आसान है। इसलिए हम जो है पाइटॉर्च को इम्प्लीमेंट करा कि लोगों ने ये चीज़ को ऑब्जर्व करा और कहा कि यार ये एक एक करके मैं फॉर लूप लगा के भेजूँ, ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं इंटरनली हैंडल कर लूँगा कि तुम्हारे पास 2D एरे आ रहा है तो तुम इंटरनली अपने आप इसको ट्रैवर्स करके हर एक में मुझे एग्जांपल दे देना, क्योंकि मैं 3 इनपुट लेने वाला हूँ तो ये अपने आप 3 इनपुट ढूंढ के जो है काम कर देगा। इसलिए मुझे फॉर लूप नहीं लगाना पड़ा। तो अब अगर तुम वाई प्रेड्स को प्रिंट करोगे तो तुम्हें क्या मिला, -0.2, -0.87, -0.26, -0.25। तो तुमने इस चीज़ को नोटिस करा कि मेरे पास अभी -1 -1 आना चाहिए था, बट अभी मेरे पास रैंडम चीज़ें आ रही हैं जब मैं फॉरवर्ड पास कर रहा हूँ। अब मैंने शेप वाली बात क्यों कही थी, यहाँ पर शेप क्या था वाई एस का, यहाँ पर शेप था 4, ठीक है 4। जब पर प्रेडिक्शन हुआ उसका शेप क्या था, जब मैंने इनपुट भेज के आउटपुट दिया तो उसका शेप था 4,1। अब अगर तुम लॉस निकालोगे, अब अगर तुम लॉस निकालोगे तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम यहाँ पर एक रो, एक 1 डायमेंशनल वेक्टर को 2 डायमेंशनल वेक्टर से टेंसर से घटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक्चुअली में क्या कर रहे होगे अब देखो अगर तुम यहाँ पर लॉस लिखते हो, अब देखो यहाँ पर भी लूप लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम एक एक करके करो, मैं लिख देता हूँ, मैं समझाऊंगा इसको 2 मिनट। ठीक है, ये चल गया, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं चला, बट ये गलत तरीका है इसको करने का, गलत तरीका है इसको करने का। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मैंने क्या बताने की कोशिश करी, अब मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। बेसिक फंडा ये है कि जब भी तुम पायटॉर्च में डील कर रहे हो तो तुम्हें डायमेंशंस का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जब तुमने सोचा कि मेरे पास इनपुट तो तुम्हें कैसा भी दिया हो सकता है, ये इनपुट वाले पर डिपेंड करता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक 4,1 का टेंसर भी दे सकता था, बट मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ये वाला केस इसलिए लिया कि आमतौर पर ऐसे दिया रहता है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, वाई एस की शेप जो है 4 है। तुमने क्या किया, पाई टॉर्च में मॉडल बनाया, तुमने फॉरवर्ड पास करी। अब लोग जो है फटाफट क्या करते हैं कि प्रेडिक्शन आ गए मेरे पास चारों, ठीक है, शेप देखते नहीं है, शेप क्या है यहाँ पर 4,1 है, यहाँ पर 4 है, ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। फिर तुमने जो है डायरेक्टली लॉस निकाल दिया। तब कौन सा लॉस सही है, क्या ये वाला लॉस सही है,
3.69 या फिर 19.8 वाला सही है। 19.8 वाला लॉस कैसे निकला? 19 वाला लॉस ऐसे निकला कि जब वाई प्रेड्स थे -0.24 वो हर एक के साथ जो है मल्टीप्लाई और उन्होंने एक लिस्ट रिटर्न करा। ठीक है, मेरे को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैंने वाई एस को अपडेट कर दिया। देखो देखो बेसिक समझने की कोशिश करना कि ये टेंसर 19.8 आ रहा है, यहाँ पर 3.69 आ रहा है। ये व्यू क्या होता है मैं समझाता हूँ, एक एक करके चीज़ें जो है ब्रेक डाउन करते हैं। आपने फॉरवर्ड पास करा और आपका शेप आया 4,1। ठीक है, 4 जो है रोज है, मतलब 4 रोज है और हर एक के कॉलम का साइज 1 है। तो ये एक 2D टेंसर है। ठीक है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। इनपुट में क्या था आपके पास? इनपुट में ये तो सही था, 2D था, ये 4 रोज थी और एक का 3 डायमेंशन था। तो इसने तो अपनी तरफ से सही करा है। ठीक है, जब तुमने फॉरवर्ड पास करा तो उसने 4,1 दे दिया और उसका फर्ज भी यही बनता था। बट इनपुट में सही चीज़ नहीं दे रखी थी, इनपुट में एक रो वेक्टर दे रखा है 4 का। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर एक ब्रॉडकास्टिंग करके होता है जो मैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। ब्रॉडकास्टिंग अलग से एक 1.5 आवर का लेक्चर लेना होगा तभी ब्रॉडकास्टिंग समझ में आएगी। उसके 2 से 3 नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं सबको। लेफ्ट साइड रखो और फिर सेम चीज़ों को प्रोजेक्ट कर दो। ठीक है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट ये इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि वाई प्रेड माइनस वाई एस ऐसे करना एक सही चीज़ नहीं है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल हूँ, हैश एग्जांपल, अगर मैं जो है कहूँ कि यहाँ पर एक E1 है, टॉर्च डॉट टेंसर है जिसके अंदर 1 2 3 है। ठीक है, अब मैं जो है E2 बनाता हूँ, टॉर्च डॉट टेंसर जिसके अंदर क्या है, 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है और ये आया और ये आया। ठीक है, अब तुम E1 का शेप देखना, E2 का शेप देखना और यहाँ पर बस इतना सा लॉस देखना, E1 माइनस E2। ठीक है, और लॉस का यहाँ पर शेप देखना, तो 3,3 का एक वेक्टर बन गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास था, तुम चल प्रेड्स में से घटा रहे हो ना, प्रेड्स में से, तो प्रेड्स E2 थे, तो मैं यहाँ पर E2 कर देता हूँ। ध्यान से देखना और इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, तभी चीज़ जो है समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने 3,1 नाम का जो एक टेंसर था, 3,1 नाम का जो टेंसर था उसमें मैंने 3 का टेंसर घटा दिया, तो 3,3 उसने टेंसर जो है मुझे बना के दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसको हम बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। तो जब इसने इससे इसको घटाया तो इसने हर एक से घटाया। ठीक है, तो उसने बेसिकली क्या करा, उसने 1 में से 1 घटाया, तो उसके पास, मैं E2 में से E1 घटा रहा हूँ ना, तो उसने 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया। उसने फिर 1 में से 2 घटाया तो -1 आ गया। फिर उसने 1 में से 3 घटाया तो -2 आ गया। फिर उसने 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया। 2 में से 2 घटाया तो 0 आ गया। 3 में से 3 घटाया, क्या ये सही चीज़ है? क्या ये सही चीज़ हो रहा है? मुझे तो जब माइनस करना था तो 3,3 का टेंसर कहाँ से बन के आ गया? मुझे इतना चाहिए था कि 1 में से 1 घट जाए, 2 में से 2 घट जाए, 3 में से 3 घट जाए, ये मेरा अल्टीमेट गोल था। तो इसलिए या तो मैं इसकी शेप को, या तो मैं वाई प्रेड्स की शेप को 4 का बना दूं, या तो दोनों दो चीज़ें कर सकता हूँ। या तो मैं इसको 4,1 का बना दूं जो इनपुट दे रखा था उसको, या तो जो मेरा आउटपुट आया प्रेड्स, या मैं उसको 4,1 की जगह 4 साइज का बना दूं। आमतौर पे जो मॉडल से आउटपुट आते हैं उनको चेंज नहीं करा जाता है, तुम अपने इनपुट्स को चेंज करते हो, तो ये एक अल्टीमेटली कारण होता है। अब अगर मैं जो है इसी चीज़ को, अगर मैं ऐसा करता कि E2 में E2 की व्यू को 3,1 कर दो, ठीक है, और अब मैं लॉस निकालता E2 माइनस E1, ठीक है, और मैं लॉस का शेप देखता तो तुम्हें 3,3 मिल रहा है। एक सेकंड, ओ सॉरी, E1 को 3,1 कर देता और E2 माइनस E1 करता तो 3,1 मिल रहा है। क्यों? क्या मिलेगा? 0 0 और 0 मिलेगा। तो अगर तुम लॉस को यहाँ पर प्रिंट कराते हो तो 0 0 0 मिलेगा। तो तुम एक्सपेक्ट भी यही करते हो। तो टेंसर्स के साथ जब भी खेल रहे हो, सबसे ज़्यादा लोग अपने मतलब बाल नोच नोच के खा जाते हैं कि साला गलती हुई तो हुई कहाँ। डायमेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है और ब्रॉडकास्टिंग को बहुत इज्जत से लेना है। ये मैं इस एग्जाम्पल से बताना चाह रहा था, तभी, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली 3,4,1 का देता और तुम कहते हैं हाँ यार सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम घटा देंगे। बट मैं अभी से इस चीज़ को रिपीट करूँगा, मैं जब भी पाईटॉर्च का इस्तेमाल करूँगा मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिपीट करूँगा कि डायमेंशंस को ध्यान से देख लेना, वरना लगेगा कि तब तुम्हें क्या पता है, ठीक है, तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार लॉस तो कुछ भी आ सकता है 19.8, तो 19.8 ही सही, बट एक्चुअली में लॉस 3.69 आना चाहिए था। और तुम अगर सोचोगे ध्यान से, वो मैं आगे बताऊँगा कि इनिशियल लॉस आना सही क्यों ज़रूरी है। इसी कारणों से इनिशियल लॉस आना बहुत सही माना जाता है। वो आपके नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन सही है कि नहीं उसको बताने में सहायता करता है। अब रिपीट टेलीकास्ट, क्या ये गलत है? हाँ, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग,
क्या ये सही है? ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब दूसरी चीज़, क्या व्यू करना सही था? दिस इज करेक्ट। सब्ट्रैक्ट सेम लेवल सेम साइज टेंसर्स। तो अब अच्छा, व्यू क्या करता है? तुम कहोगे व्यू क्या करता है, तो व्यू एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन, हम इसकी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे ये रीअरेंज करता है। व्यू बहुत ही पावरफुल है, व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और व्यू बेसिकली क्या करता है कि मेरे एक इसने क्या किया कि ये इसको फोर को एक जो रो वेक्टर था, रो टेंसर था, उसको 4,1 का बना दिया कि मतलब 4 रो होनी चाहिए और एक एक कॉलम होनी चाहिए। तो उसके अंदर इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इम्प्लीमेंटेशन में कि इसको एक रो बना दो, इसको रो बना दो, इसको रो बना दो, इसको रो बना दो, और एक एक कॉलम बन जाएगा। तो 4,1 की, तो बस व्यू करते ही जो है चीज़ें हमारी सेम डायमेंशन की आ गई। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो वाई एस का जो शेप था वो 4,1 हो गया। इनपुट प्रेड्स तो पहले से 4,1 थे, तो 4,1 में से 4,1 घटाया तो मेरे पास लॉस आ गया 3.69, जो कि एक बेहतरीन लॉस है। क्योंकि तुम अगर पिछला नेटवर्क देखोगे तो तुमने कहाँ से शुरू करा था? तुमने, अच्छा ये थोड़ा मैंने गंदे काम करे थे, मैंने 100 आइटरेशन करके करा था, तो 3 के आसपास ही शुरू करा था तुमने। ठीक है, मुझे पहले लगा 100 आइटरेशन में ट्रेन हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। 100 ईपॉश में बेसिकली, ईपॉश बाद में बताएंगे। ईपॉश मतलब एक एंटायर ट्रेनिंग सेट को देखने का मतलब ईपॉश होता है। तो लॉस मिल गया क्या सभी को? क्या सभी को लॉस समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या लॉस, इनिशियल लॉस कितना आया हमारे पास? 3.69 आया। अब जब मेरे पास लॉस आ गया तो तुमने फॉरवर्ड पास कर दिया। फॉरवर्ड पास करने के बाद तुम लॉस निकालते हो। ठीक है, लॉस निकाला। अच्छा, अब लॉस में मैंने क्या कुछ मिस कर दिया? लॉस में ये था कि प्रेड्स में से वाई एस को घटाओ, स्टार स्टार टू मत लो यहाँ पर। टॉर्च के जैसे नंपाई पांडस अगर किसी ने पढ़ा है तो हम अपने चीज़ें फॉर लूप लिख सकते हैं वहाँ पर। तो पर पांडस बनाया किस लिए? एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है, तो पाइटॉर्च भी एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है। तुम पावर 2 करोगे ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो बाइनरी से मतलब पावर के बहुत, अगर तुमने डीएस से पढ़ा तो तुम्हें पता होगा कि पाइटॉर्च जब पाव जब तुम करते हो बेसिकली, तो पाव में जो है बहुत सारे तरीके होते हैं पाव को इम्प्लीमेंट करने के, तो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से करते हो। और जब तुम डॉट सम कॉल करते हो तो वो सम कर देगा, तो फाइनली एक नंबर मिल जाएगा मुझे 3.69। अब ये जो है एग्जैक्टली सिमिलर है मेरे इस चीज़ के। यहाँ पर बस हमें ट्रैवर्स करना पड़ा था और फिर पावर 2 करके सम तो हम वैसे ही कर रहे थे। हम यहाँ पर भी पाव कर सकते थे, क्या हमारे पास पाव इम्प्लीमेंटेड था, वो ज़्यादा एफिशिएंट था। अगर किसी को याद हो, अपने इंजन में हमने पाव को इम्प्लीमेंट करा था। अच्छा हाँ सॉरी, हमने पाव का ही यूज़ करा है, हमने एज अ फंक्शन कॉल नहीं करा उसको। ठीक है, ये सब इग्नोर करना कि ये सारी फाइलें क्या बन गई हैं, यूवी ये सब बाद में कभी बताएंगे, पैकेज मैनेजर्स का हिस्सा है, डीप लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, तो अब जब फॉरवर्ड पास हो गया, फॉरवर्ड पास होने के बाद लॉस भी निकल गया, फॉरवर्ड पास हो गया, लॉस निकल गया, तो अब जो है सारे ग्रेडियंट्स को ज़ीरो कर दो। ठीक है, ग्रेडियंट्स को सारों को ज़ीरो कर दो बैकवर्ड पास होने से पहले, वरना पिछले बैकवर्ड पास के ग्रेडियंट्स जो है डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे करंट के बैकवर्ड पास पे। तो अगर तुम मेरी स्क्रीन देख रहे हो तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुमने फॉरवर्ड पास कर दिया है, फॉरवर्ड पास के बाद तुमने लॉस निकाल दिया है। पहले एग्जांपल से कि आउटपुट आया, दूसरे से आया, तीसरे से चौथे से, इनका सम करके मतलब घटा के ओरिजिनल में से सम करके जो है वो कर दिया है। तो हमने लॉस निकाला है। तो लॉस निकालने के बाद अब मैं क्या करूँगा, बैकवर्ड पास से पहले मैं हर एक के ग्रेडियंट को ज़ीरो जो है कर दूंगा। ठीक है, हर एक के वेट के ग्रेडियंट को, जितने भी पैरामीटर्स हैं पूरे मॉडल में, उनके सबके ग्रेडियंट्स को, अबे तो चालू ही रहा है, इनके सबके ग्रेडियंट्स को मैं ज़ीरो कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर पाइटॉर्च में ज़ीरो कैसे करता हूँ, और हम सेम तरीके से आखिरी में जब कंपेयर करेंगे हम वहाँ पर भी वैसे ही ज़ीरो करना पसंद करेंगे। तो मैं जो है एम मॉडल का नाम था ज़ीरो अंडरस्कोर ग्रैड। इसका मतलब होता है कि सारे ग्रेडियंट्स के, एम नाम के मॉडल के सारे ग्रेडियंट्स को ज़ीरो कर दो। उसके बाद बैकवर्ड पास करूँगा, तो जो लॉस निकला है उसका बैकवर्ड करूँगा। तो बैकवर्ड पास करा, फॉरवर्ड पास, लॉस निकालो, ज़ीरो ग्रेडियंट्स करो, बैकवर्ड पास करो, वेट्स अपडेट करो। तो वेट कैसे अपडेट होंगे, सेम तरीका है, इसमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। पी का जो डेटा था उसमें थोड़ा सा उस ग्रेडियंट के उल्टी डायरेक्शन में बढ़ जाओ। और ऐसा क्यों कहा था मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ, क्योंकि लॉस हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्रेडियंट के उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा मिनिमा की तरफ जाओगे। अगर लॉस नेगेटिव होता तो ये चीज़ ट्रू नहीं होती, बट हम लॉस को हमेशा ट्रू मान के काम करते हैं, मतलब ट्रू कर देते हैं। तो अब क्या फ़ायदा हुआ, अब तुम ये देखो, तुमने वेट्स को अपडेट कर दिया, वेट्स को अपडेट कर दिया। तो पहले जो चीज़ें हो, अब तुमने वेट्स को, सारे वेट्स को अपडेट कर दिया है, तो एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट पे, मुझे याद नहीं है एक्चुअली कैसे जो है, अगर मैं एम है,
क्या मैं उसके लेयर्स ज़ीरो पे उसके वेट्स में जाके मैं ग्रैड लिख सकता हूँ हैज़ नो एट्रीब्यूट लेयर्स? क्या मैं डायरेक्टली m0 डॉट कर सकता हूँ? इन फीचर्स 3 आउट फीचर्स 4 मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें एक वो दिखा सकता हूँ, लीनियर दैट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, वेट्स भी नहीं होता है, w भी नहीं होता है, अबे क्या होता है नाम, पायटॉर्च एक्सेस वेट ग्रैड। ओके, पेट्स नहीं लिखना था। तो जो पहली लेयर थी उसके 3 इनपुट थे, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, चौथा इनपुट, और हर एक इनपुट के रिस्पेक्ट में उसके जो है तुम्हें 3 3 वेट दिख रहे हैं। तो मतलब ये क्या है बेसिकली 3,4, मैं समझाता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। तो बेसिकली क्या है कि ये 3, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, इतना ही समझना था, अटका तो नहीं ना, इतना ही समझना। तो पहला न्यूरॉन का, दूसरे न्यूरॉन का, तीसरे न्यूरॉन का, चौथे न्यूरॉन का, पहली लेयर में ये वो हैं हमारे वेट्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट निकल गए हैं। क्या मैं यहाँ पर, ठीक है ना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तुमने फॉरवर्ड पास करा, तुम्हारे पास साइनएप्स पे वेट्स थे, और तुमने जब बैकवर्ड और इनपुट के तुम कभी भी ग्रेडियंट्स को, इनपुट को तुम कभी चेंज नहीं करते हो, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, इनपुट कभी चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें अब जो है पैरामीटर्स को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, डेटा को करना है ऊपर नीचे मतलब। तो अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे उसमें दिखाया था ना पिछले लेक्चर में 24 में, कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिखाता हूँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं m0 डॉट वेट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ये वेट पॉजिटिव है, ठीक है, ये वेट पॉजिटिव है, ये मुझे पहले दिखाना चाहिए था वैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। ये वेट पॉजिटिव है और ग्रेडियंट जो है नेगेटिव है और लॉस पॉजिटिव है। तो तुम्हें एक वेट को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वेट और वो, ठीक है। तो हम्म, तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो तुम कौन से केस पर हो इसमें, इस केस पर हो कि वेट पॉजिटिव है, लॉस पॉजिटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो तुम अगर W की वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो है तुम्हारा लॉस कम होगा। और तो जब तुम एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास करोगे तो तुम्हारा ये W जो है थोड़ा सा और बढ़ावा आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो है y प्रेड्स करूं, m ऑफ एक्सेस करूं, फॉरवर्ड पास करने के बाद मैं लॉस निकालूं, y प्रेड्स में से ys डॉट पाओ ऑफ 2 डॉट सम, लॉस निकालूं, फिर मैं सबको ज़ीरो कर दूं, फिर मैं बैकवर्ड पास करूं, सारे अपने लिखते जाना साथ के साथ क्योंकि याद हो गया है तो अब, ठीक है। फॉर p इन m डॉट पैरामीटर्स, और ये करा, रन करा, तो ये अगला फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास अपडेट था। अब मैंने फिर से जो है ग्रैड देखे, और मैंने फिर से जो है अब वेट्स देखे। क्या ये 4308 से 4317 हो गया, और लॉस क्या हुआ है अब 3.6 था पहले, अब 3.57 हो गया। तो हमारा एजम्पशन सही था जो हमने पिछले 24 लेक्चर में देखा, कैसे जो है चीज़ें चेंज होती हैं, पर अब हम बस डायरेक्टली कोड के ज़रिए से हम देख रहे हैं। तो क्या हम जल्दी से अब बस एक लूप लगा दें कि हमें कितनी बार ट्रेन करना है। तो सारे ध्यान से बोलेंगे कि मैं पहले फॉरवर्ड पास करूँगा, वाई प्रेड्स निकालूंगा इनपुट के साथ, मॉडल का नाम m है तो वो करा, फिर कंप्यूट करूँगा लॉस। तो मैं लॉस कैसे निकालता हूँ, प्रेडिक्शंस मेरे उसमें से घटा के मैं पावर 2 कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, फिर जो है मैं ज़ीरो ग्रैड करता हूँ, m डॉट ज़ीरो ग्रैड, फिर मैं बैकवर्ड पास करता हूँ, लॉस डॉट बैकवर्ड, फिर मैं वेट अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना जो ये आई, ये क्या है मैं समझाता हूँ। p name डॉट पैरामीटर्स p डॉट डेटा प्लस इक्वल टू करा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट। इसको करने के बाद जो है तुमने प्रिंट भी कर दिया, प्रिंट कर दिया ये, और ये जो है न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया y
स्प्रेड्स आ गए मेरे एम ऑफ एक्सेस ट्रेन करने के बाद 1 -1 -1 एंड 1। तो आखिरी में लॉस जो है 7.16 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा था। ठीक है, अब ये वाली लाइन का मतलब क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, तुमने ये ऑब्जर्व करा था जब तुम ड्रॉ डॉट करते थे तो एक बड़ा सा मैसिव सा कंप्यूटेशनल ग्राफ बनता था और उसके अंदर हम ग्रेडियंट्स को ट्रैक रखते थे। मुझे एक बात बताओ, तो पाइटॉर्च क्या करता है? इससे थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि तुम्हें उसके चाइल्ड को ध्यान में रखना है। किसी को याद हो? डेटा, चिल्ड्रन, ऑपरेशन लेवल, इन सबको ध्यान में रखना है। बट क्या तुम यहाँ पर कुछ भी ऐसा चाहते हो अपने वेट्स के साथ जब तुम उनको अपडेट कर रहे हो? नहीं चाहते हो। जब तुम वेट्स को अपडेट कर रहे हो तो तुम बस इतना कह रहे हो कि जो डब्ल्यू था पहले वो डब्ल्यू प्लस एच या डब्ल्यू माइनस एच हो जाए। तो वहाँ पर तुम जो है ग्रेडियंट्स का ध्यान नहीं रखना चाहते, तो तुम पाइटॉर्च कहते हैं कि अगर तुम ये वाली लाइन लिखते हो विद टॉर्च डॉट नो ग्रेडियंट तो तुम्हें और स्पीड मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी और तुम्हें उनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये भी है जब तुम बैकवर्ड पास करोगे तो ये तुम्हारा उसके साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो यही था पाइटॉर्च में पहला तुम्हारा मॉडल ट्रेन करना। और तुम जितने भी पाइटॉर्च, क्या मतलब तुम कोई सा न्यूरल नेटवर्क आज तक ज़िंदगी में अपना देखोगे, जो आज का लेटेस्ट जीपीटी भी है, ठीक है, वो भी जीपीटी है, ग्रॉक है, क्लॉड है, कुछ भी है, तो वो फॉरवर्ड पास करते हैं, लॉस निकालते हैं, प्रिंट करते हैं उनको, ज़ीरो ग्रेडियंट करते हैं, बैकवर्ड पास करते हैं और फिर जो है इनको पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। तो वो लोग भी यही करते हैं। बट इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, बहुत सारी एफिशिएंसी चीज़ें ऐड करी हैं क्योंकि जैसे ही तुम मॉडल्स को स्केल करते हो, अभी टोटल वेट्स कितने हैं पूरे मॉडल के? ठीक है, क्या किसी को याद था? 41 थे शायद। ये एक जनरेटर होता है, जनरेटर को भी इग्नोर करो, जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो मैं अगर इसको कहूँ टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालने हैं तो शायद लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एलियन ऑफ लिस्ट 6 दिखा रहा है, नहीं ये सही तरीका नहीं है। हाउ टू फाइंड ऑल नंबर ऑफ, मैं भूल जाता हूँ पैरामीटर्स इन पाइटॉर्च। हाँ इससे निकालो, सॉरी, हाँ 41। और वो सेंस भी बनाता है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि 41 पैरामीटर्स कैसे थे। 41 पैरामीटर्स कैसे थे, तुम खुद दिमाग लगाओ। क्या ये एक 3,4 का है? तो कितने हो गए? 12, 12 4 हो गए 16। तो 16 एक तरफ रखो यहाँ पर, 16 पैरामीटर हैं येलो ब्लॉक में। ठीक है, फिर 4,4, 4 क्रॉस 4 और 4 बायस, तो 16 और 20 हो गए कितने? 36। अब तक 36 हो गए और आखिरी वाली में 4,1 था। ठीक है, हाँ सॉरी 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 सॉरी। तो तुम्हें इनिशियली क्या थे? 3,4 था। ठीक है, 3,4 था, तो तुमने क्या करा? 4 टाइम्स 3 करा, तो कितने पैरामीटर्स आ गए? 12 आ गए। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हर एक वेट का उसके साथ में बायस होता है, तो 4 ये थे, तो 4 बायस हो गए। ठीक है, तो 3 टाइम्स 4 प्लस, ये देखो लो सिर्फ इतना करना है, 3 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4 प्लस 4, 4 टाइम्स 4 प्लस 4। ठीक है, फिर 4 टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये हो गया मेरे पास 4 तिया 12 प्लस 4 16 प्लस 4 4 प्लस 1, तो 12 4 16 20 और 5, तो 16 20 कितने हो गया? 36, 36 5 हो गया 41, तो 41 आ रहा। क्या 41 ही पैरामीटर्स आ रहे हैं टोटल? जवाब है हाँ। तो इस न्यूरल नेटवर्क में तो 41 पैरामीटर्स थे। बहुत ही बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क्स में मैक्सिमम मेरे ख्याल से जितना रिपोर्ट करा गया 7 ट्रिलियन पैरामीटर का मॉडल ट्रेन हो रहा है एज ऑफ 22 फरवरी 2026। ग्रॉक 5, तो वो शायद लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल होगा 7 ट्रिलियन का। तो देखते हैं कैसा रहता है। अब आखिरी चीज़ जो है कंपैरिजन। ठीक है, आखिरी चीज़ जो है कंपैरिजन। अच्छा ये क्या था? सारे पैरामीटर्स में जाओ और इसको वो कर दो। अब मैं जो है कंपैरिजन करना चाहूँगा। मैं कंपैरिजन कैसे करूँ? मैं स्प्लिट स्क्रीन खोलता हूँ, मैं लेफ़्ट साइड में जो है अपना बनाई हुई लाइब्रेरी का कोड रखता हूँ। ठीक है, जो हमने बनाई है बैठ के, और ये है मेरा पाइटॉर्च का कोड। अब एक एक करके देखना, क्या इनिशियल फॉर लूप सेम है? क्या इनिशियल फॉर लूप सेम है? बिल्कुल सेम है दोनों के फॉर लूप। क्या उसके बाद जो है वाई के प्रेडिक्शन लगभग लगभग सेम है? क्योंकि हमारा स्केलर लेवल पर था, तो इसलिए हमें जब लिस्ट ऑफ लिस्ट दिया हुआ था तो हमें
ज़रूरत नहीं पड़ा पाई टॉर्च में, बट ज़रूरत पड़ा इसमें, क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट जब आता है इनपुट में तो वो अपने आप जो है ढूंढ के डायमेंशंस मल्टीप्लाई फॉरवर्ड पास नहीं कर पाता है। लॉस में भी सिमिलर कहानी थी, हमें फॉर लूप लगाना पड़ा था, क्योंकि हम जो है लिस्ट को मतलब वेक्टर्स को डायरेक्टली घटा नहीं सकते, वैल्यू ऑब्जेक्ट के वेक्टर्स नहीं होते हैं, वो स्केलर लेवल पर है, बट टेंसर जो हैं वो टेंसर लेवल पर है, एन डायमेंशनल टेंसर्स। तो 4,1 से घटा डायमेंशन में, पावर 2 हुआ और सम हुआ, यहाँ पर भी पावर 2 होके सम हुआ, तो लगभग लगभग सेम है। लॉगिंग तो बिल्कुल ही सेम है, जैसे लॉगिंग हो रहा है वो तो बिल्कुल ही सेम है। जीरो ग्रेड जो है, तुम अगर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर जीरो ग्रेड पाईटॉर्च में मॉडल का नाम और डॉट जीरो ग्रेड नाम का फंक्शन है, हम भी ऐसे ही कर देते हैं इसको। ध्यान से देखना कि मैं इसको कैसे करूँगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करा गया है, इसके लिए क्या करा गया है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक पैरामीटर पर जाते हैं और ग्रेडियंट को जीरो कर देते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव अगर मैं दिखाऊँ तो सेम एग्जैक्टली मैं जो है कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये सेम चीज़ कर सकता हूँ, बट इस चीज़ को पूरे फंक्शन को रैप कर दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जिसको जीरो ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। हम भी यही करेंगे, ये एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी हम। उससे पहले क्या करेंगे हम, उससे पहले लॉस डॉट बैकवर्ड तो एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। हाँ, यहाँ पर हमने एफिशिएंसी वाली चीज़ नहीं करी और वो हम करेंगे भी नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एफिशिएंसी की चीज़ करी है कि ग्रेडियंट कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए जब तुम मॉडल्स के वेट्स को अपडेट कर रहे हो। यहाँ पर ऑब्वियसली हो रहा है, ठीक है, बट ये मोर ऑफ लाइक एफिशिएंसी चीज़ है कि ग्रेडियंट्स मेंटेन ना करो, नहीं करोगे तो फास्टर चीज़ें होंगी, क्योंकि तुम्हें हर बारी कॉपीज़ बना के जो है भेजना पड़ता है क्लास में जब भी तुम प्लस और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी के लिए प्योर, तो ये चीज़ याद रखना कि तुम वेट्स अपडेट करो तो इस ब्लॉक के अंदर कर दो, ज़्यादा कुछ खास है नहीं कि टॉर्च में नो ग्रेडियंट्स कर दो तो ग्रेडियंट्स नहीं होंगे। इस चीज़ को एम डॉट जीरो ग्रेड को मैं यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। कैसे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तुम अपने इन इसमें एन एन डॉट पी वाई में जाओ और उसके बाद अभी जब तुमने देखा था, जब तुमने क्लास आखिरी बार इंप्लीमेंट करी थी लेक्चर नंबर 21 में आई गेस, तो न्यूरॉन, लेयर और मॉड्यूल में ये तीनों एक इंडिपेंडेंट क्लासेस थी, ठीक है। इनहेरिटेंस जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही थी। अब मैंने जो एक बेस क्लास बना दी, वो बेस क्लास क्या करती है, उस बेस क्लास का नाम है मॉड्यूल क्लास। उस बेस क्लास में एक फंक्शन जिसका नाम है जीरो ग्रेड, वो जीरो ग्रेड जो है वो जीरो ग्रेड फंक्शन है, तो वो एक कोई भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है और उसमें डॉट पैरामीटर्स नाम का फंक्शन होना चाहिए और वो ट्रैवर्स करेगा और ग्रेडियंट्स को जीरो कर देगा और पैरामीटर्स को डायरेक्टली जो है एक एम्प्टी लिस्ट भी दे देगा। तो अब जब मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अगर इसको अपने न्यूरॉन में इनहेरिट करा, तो मेरे पास ये जीरो ग्रेड का फंक्शन जो है यहाँ पर भी आ चुका होगा, बस यहाँ मेंशन नहीं है, बट ये इनहेरिट करके ऐसा आ चुका होगा, ठीक है। तो मैंने एक बेस क्लास में रिपीट वाला फंक्शन लिख दिया डायरेक्टली, ताकि जो है चीज़ें सॉर्टेड हो जाए। मतलब कभी भी तुम अगर MLP था जो तुम्हारा M था, तुम अगर एक न्यूरॉन भी बनाते और न्यूरॉन में बैकवर्ड पास करने के बाद तुम बस डॉट जीरो ग्रेड कॉल करोगे, तो जीरो ग्रेड क्या करेगा, सारे जो तुम्हारा करंट न्यूरॉन है उसके सारे पैरामीटर्स पे जाके ग्रेडियंट को जीरो कर देगा। फिर लेयर लेवल पे न्यूरॉन्स में जाते हैं रिकर्सिवली, तो लेयर भी हो जाएगी और MLP भी लेयर से न्यूरॉन पे, न्यूरॉन से जीरो ग्रेड हो जाएगी। क्योंकि जब भी तुम पैरामीटर्स को कॉल करते हो तो पैरामीटर्स जो है लेयर के पैरामीटर्स को कॉल करता है, लेयर का पैरामीटर जो है फिर न्यूरॉन्स के पैरामीटर को कॉल करता है, न्यूरॉन का पैरामीटर मुझे लिस्ट दे देता है जिसके अंदर मैं वेट्स जितने भी हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट के, और जो मैं साथ में लिस्ट और लिस्ट को ऐड करेंगे तो एक नई लिस्ट बन जाती है, बायोस को जोड़ के दे देता हूँ। तो बेस अगर कोई सेम फंक्शन हर एक क्लास में रिपीट हो रहा है तो उसको एक लेवल अप क्लास में डाल दो और उसको इनहेरिट करा लो, ये बेसिक्स रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसमें नहीं जाएंगे, बट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये मेन डॉट पी वाई क्या है, करेक्ट। तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्टली जो है लेक्चर नंबर 25 में अपना डायरेक्टली एम डॉट जीरो ग्रेड लिखता हूँ और यहाँ पर भी एम डॉट जीरो ग्रेड लिखता हूँ, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई भी फर्क नहीं है, न्यूरल नेटवर्क सिमिलरली ट्रेन हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। कहो तो मैं ट्रेन करके दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है। तो देखो सेम तरीके से न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया और तुम अगर अब प्रेडिक्शन दोगे तो बढ़िया से प्रेडिक्शन भी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज किस लेक्चर तक हमने कवर कर लिया है, क्या बोलते हैं, मैं इसके नोट्स, और मैं इसके नोट्स तो है ही नहीं, इसका सिर्फ कोड है, तो मैं इसके कोड जो है लगा देता हूँ साथ के साथ। लेक्चर नंबर 21, 22, 23, 24 के लिए थोड़ा सा वेट करना, नोट्स और जो है कोड तो मैं डाल दूंगा नोट्स के लिए, क्योंकि मैकबुक क्रैश हो गया था तो उसकी वजह से जो है दिक्कत हुई थी, अपने आप ही हो गया, वो कुछ नहीं करा मैंने उसमें, बट ठीक है। तो अब जो हमारी चीज़ें लगभग खत्म हो गई हैं, हमने पहले न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया है, तो हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स तो यहाँ तक खत्म हो गया है। तो फ्यूचर में अब कैसे आनी है चीज़ें जो मैंने डिसाइड करी हैं, इसके बाद अभी हम इसके बाद बस एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें मैं पाई टॉर्च, छोटा सा लेक्चर लूँगा जिसमें मैं पाई टॉर्च और
अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी को कंपेयर करूँगा, ठीक है, ताकि तुम्हें और अच्छे से ऑपरेशन समझ में आ जाए पाईटॉर्च के। और उसके बाद जो है मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। वो प्रोजेक्ट जो है एक ही क्लास में मेरे ख्याल से पूरा प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। मैं उसको बट अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी से भी करूँगा और जो है इससे भी इम्प्लीमेंट करूँगा पाईटॉर्च से, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा इंट्रोडक्टरी सीरीज़ का। हम जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे रिग्रेशन की मदद से एसकेएलएन के डेटा सेट पे एक। और जो है फिर अगला जो सीरीज़ आएगी, अगली सीरीज़ में हम लॉस समझेंगे। बहुत सारे लॉस होते हैं, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम, नेस्टर ऑफ मोमेंटम, एडम, आरएमएसडब्ल्यू, एडम डब्ल्यू, मूव, ठीक है, और जो है आरएमएस प्रॉप। 8 तो अभी गिना दिए, और अगर एक दो और लगे तो वो तो बेसिकली मतलब मान के चलो 8 से 10 लेक्चर तो उसमें भी लगेंगे लॉस निकालने में। तो और उसके बाद जो है लॉस कह रहा हूँ, सॉरी, ये अपडेट्स थे, लॉस कह रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके के अपडेट थे। यहाँ पर तुम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेट कर रहे हो, ऐसे और भी तरीके के अपडेट्स होते हैं, ठीक है, जो फेमसली हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हुए स्पेशली यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है मैं समझाना चाहूँगा लॉस। तो रिग्रेशन लॉस तो मैंने बता दिया है, ये रिग्रेशन लॉस होता है बेसिकली। बट रिग्रेशन लॉस आमतौर पे न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ नहीं करते, आमतौर पे क्रॉस एंट्रोपी लॉस को यूज़ करते हैं। और क्यों नहीं करते, मैं कल जब मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ तो बताऊँगा कि कैसे मुझे 10 मिनट जो लगते थे ट्रेनिंग में वो मुझे 6 घंटे लग गए, फिर भी उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिला रिग्रेशन के कारण। तो जो है रिग्रेशन लॉस, क्रॉस एंट्रोपी लॉस और मैक्स मार्जिन लॉस, ये छोटी सी सीरीज़ रहेगी 3 लेक्चर की। ये मैं सोच रहा हूँ पहले ये कवर कर दूँ, ठीक है, ये मैं पहले कवर करूँगा और बाद में जो है अपडेट्स की सीरीज़ कवर करूँगा। और जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी में सारी चीज़ें जो है मैं अपडेट करता रहूँगा, तो वो प्रोजेक्ट हमारा बेस बनाएगा अगले लॉसेस वाले और अपडेट्स के रिस्पेक्ट में लेक्चर सीरीज़ के लिए। उसके बाद मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है स्क्रैच से पोंग गेम को खिलाना सिखाऊंगा, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। और वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल में पोस्ट ट्रेनिंग में RLHF समझना है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक, जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर हम बायोग्राम लैंग्वेज मॉडल, मल्टीलेवल परसेप्ट्रॉन, CNN, RNN, CNN से सारे एप्लीकेशन हम खुद ट्रेन करेंगे, पाइथन में, पाईटॉर्च में, फिर RNN, LSTM, GRU, फिर ट्रांसफॉर्मर। तो तुम मान के चलो कि अभी ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचने में तुम्हें 50 से 100 लेक्चर के बीच में फासला है। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर पढ़ना शुरू कर दोगे, दैट्स अ कंप्लीट मेस। अगर तुम करना शुरू करे तो तुम्हें सब कुछ नया लगेगा और तुम सब चीज़ को रट के बैठ जाओगे, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि क्या इनोवेशन आई जो ट्रांसफॉर्मर आया। सिर्फ अटेंशन नया है ट्रांसफॉर्मर में, लगभग सब चीज़ें पुरानी ही यूज़ हो रही हैं बाकी। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।